नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपने घर में आसानी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको पढ़ाने जा रहा हूं और अप्लाइड केमिस्ट्री में अभी तक हमने एक लेक्चर ही अभी आपको स्टडी कराया है। तो जो बच्चे आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक कंपोनेंट सिखाए। मैंने वहां पर आपको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करना सिखाया है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका सिंबल, उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ये सारी बातें आपको वहां पर डिस्कस की थी। मतलब जो केमिस्ट्री का बेस है वो हमने वहां पर पढ़ा था। और आज की इस क्लास में हम पर्टिकुलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक्स पर आ गए हैं। तो जो बच्चे यहां पर हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, जिससे आपको सारे अपडेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करें। तो बच्चों, यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, देखिए आज मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है एटॉमिक मॉडल्स। देखिए, मैंने आपसे कंसीडरेशन में किया था कि आप 9th 10th में भी बेसिक ये बात पढ़ के आए कि एक एटम होता है, मतलब जो एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बनी है बेसिकली। और एटम की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। तो यहां एटॉमिक मॉडल की अगर मैं बात करूं किसी भी रेस्पेक्ट में, तो 2 मॉडल यहां पर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। फर्स्ट मॉडल जो है उसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहले मॉडल दिया गया वो थॉमसन नाम का मॉडल था, जो 1898 में जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था आपको। तो कब दिया था जी? 1898 के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। किसने? जे थॉमसन। थॉमसन नाम के साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने सबसे पहले आपको यहां पर सबसे पहला आइडिया दिया लोगों को कि एटम के लिए क्या मॉडल है वो यहां पर एक्सप्लेन किया। देखो यहां पर आपको क्या मेंशन करके चलना है, मेंशन ये करना है भाई कि जो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि जो एटम है ना, वो एटम जो है वो एक तरीके से एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंपाउंड से मिलकर बना है। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं जे थॉमसन की, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिवली आपके कोर्स में नहीं है, जो भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम में यहां पर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं, बस ज्यादा आपको इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां इन्होंने कहा कि ये 2 चीजों से मिलकर बना है, कुछ पॉजिटिव चार्ज और कुछ नेगेटिव। ये इन्होंने कहा कि ये इस तरीके से एक एटम है और इस एटम के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा। मतलब अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो अंदर की तरफ यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और इस एटम के अंदर यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये इन्होंने इस तरीके से बोला कि मतलब पॉजिटिव चार्ज के अंदर कुछ नेगेटिव पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर धसे हुए हैं, एम्बेडेड है। तो सबसे पहला जो मॉडल यहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया है एटम के रिगार्डिंग, उसमें यह बोला गया कि कोई पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल से, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ये इसके अंदर धसे हुए हैं, इसके अंदर एम्बेडेड हैं। तो ये एक मॉडल आया जिसको आप थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कंसीडर्ड करते हैं। आप इस तरीके की तरह मान सकते हैं जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन मतलब तरबूज है ना। तो जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर जिस तरीके से बीज भरे रहते हैं है ना, जो सीड्स भरे रहते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट यहां पर आपको मेंशन किया गया है। ये ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली आपके इस कोर्स में नहीं है, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपसे यही पूछ सकता है कि ये जो एटॉमिक मॉडल है थॉमसन का, वो किसने दिया था और कब दिया था। ठीक बात है। इसके बाद एक और मॉडल आता है जो कि हमारे सिलेबस में है और जिसकी डिटेल स्टडी आपको पढ़नी पड़ेगी।
मॉडल का नाम है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। यहां अगर मैं बात करूं आपसे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग, तो बच्चों ध्यान देना है आपको कि रदरफोर्ड का मॉडल आपसे जनरली पूछ लेता है, मतलब ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और 2 मार्क्स प्रॉब्लम भी यहां पर आपसे पूछी जा सकती है। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें बेसिकली लिख लेना चाहिए यहां पर कि इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर आपको देखना है कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या समझाया आपको। देखिए, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्टली अगर मैं बात करूं तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा बीटा गामा ऐसी रेज आप पढ़ के आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल को सोने की पन्नी है ना, जो एयू है, जो गोल्ड है, गोल्ड की पन्नी के ऊपर यहां पर स्पेयर किया, उसको बम्बारिंग करी और बम्बारिंग कर उन्होंने देखा कि क्या होता है। तो यहां पर मैं सबसे पहले यहां अल्फा पार्टिकल ऑफ एन एटम के स्केलेटन की बात करूंगा। यहां पे देखिए, यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि यह कोई एटम है, ये एक एटम रख दिया, इस एटम के अंदर इन्होंने अल्फा रेज को पार्टिसिपेट कराया है, अल्फा रेज को यहां पर रोटेट कराया है, मूवमेंट कराया है। तो देखिए अल्फा रेज से क्या हुआ, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, आप यहां से मेंशन कीजिएगा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस एटम को पार करके सीधे के सीधे की तरफ चले गए, मतलब जैसे यहां पर अल्फा पार्टिकल थे, ये एज इट इज डिक्टो इसको पार करके चले गए। इससे ये बात प्रूव होती है कि जो एटम होता है वो ज्यादातर खोखला होता है, ज्यादातर होलो होता है। तो पहली बात क्या पता चली, पहली बात ये पता चली कि जो एटम है वो बेसिकली कैसा है, मैक्सिमम एरिया में ये होलो है। ये बात आपको रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से समझाई है। दूसरी बात अगर मैं आपसे यहां बात करूं तो नेक्स्ट देखिए भाई क्या होता है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो आपने रेज किए हैं, ये आगे जाकर इस तरीके से डिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखिए आप, ये इस तरीके से रेज गई और ये डिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से रेज गई और ये डिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से रेज गई और लौट कर वापस आ गई। ठीक है, इस तरीके से रेज गई और सीधी पार हो रही है। मतलब जब अल्फा रेज को आप किसी एटम के अंदर पार्टिसिपेट कराते हैं तो उस केस में कई बार रेज, ज्यादातर केस में तो क्या होता है, मैक्सिममली वो एटम को क्रॉस करके चली जाती है। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा कंसिडर्ड कर सकते हैं कि एटम जो है मैक्सिमम होलो होता है ना, वो ज्यादातर ठोस नहीं है, डेंस नहीं है, वो होलो पार्टिकल्स हैं। और दूसरी बात ये कि 100% यहां पर इस तरीके का नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ बीच में यहां पर कुछ और एटम हैं। मतलब अगर मैं किसी एटम की बात करूं तो उसके अंदर कुछ और एलिमेंट हैं जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आइदर इट मे बी द पॉजिटिव और इट मे बी द नेगेटिव। तो इसीलिए कहीं पर यहां पर रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई है, कहीं पर रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई है और कहीं पर तो यहीं से लौट कर वापिस आ जाती है। इस तरीके का अरेंजमेंट आपने बेसिकली देखा हुआ है। देखिए, ये डायग्राम बना भी लेंगे तो बहुत शानदार रहेगा आपके लिए। यहां पर पॉजिटिव आयन्स का मैंने आपको एक अरेंजमेंट दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके साथ साथ इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो गोल्ड के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था उससे इन्होंने यही बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसा होते हैं कि एज इट इज पार निकल के चले जाते हैं और कुछ बाउंस बैक आ जाते हैं, रिपीट होकर वापस यहीं पर आ जाते हैं। ये आपको यहां पर मेंशन करके रखना है, ये आपको ध्यान देनी है बात। ठीक है, इसके बाद इस ऑब्जर्वेशन से, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल जब आप किसी एटम के अंदर पार्टिसिपेट कराते हैं, किसी के अंदर रेज ये निकाली जाती हैं, तो वो ज्यादातर एटम को क्रॉस करके चली जाती हैं। इट मींस एटम आर होलो, एटम होलो है जनरली। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस हैं जिनको न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पर डायग्राम में आपको दिखाया कि ये एक एटम है और इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है और इन पॉजिटिव चार्ज को आपने क्या बोला, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो यहां न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है तो उसका नाम था रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ये आपके लिए
इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी और यह भी बताया कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बाउंस बैक कर जाते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा सॉलिड है और उससे टकरा कर एज इट इज यहां पर पार्टिकल वापस आ गए हैं। तो ये तीन बातें आपको यहां पर बेसिकली बताई गई हैं। आपसे कभी नहीं पूछेगा एक्सपेरिमेंट के बारे में कि एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करें, यहां डायग्रामेटिकली व्यू से ही आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। देखिए यहां पर जे क्लासेस मेरठ परिवार का सबसे बड़ा मोटो ये है कि आपको सारी बातें समझ आए। जो भी चीजें हम यहां पर आपको समझा रहे हैं, जो भी चीजें हम यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपके ब्रेन में जाना चाहिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज को समझने का। और मेरा अपना खुद का थॉट्स ये है कि अगर मैं कभी डायग्रामेटिकली आपको किसी चीज के साथ कनेक्ट करूंगा तो उससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और जब चीजें आसान हो जाती हैं तो चाहे चैप्टर्स कॉम्प्लिकेटेड है, सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, वो इजी बनता चला जाता है। और जब इजियर प्रोसीजर आप सीखते हैं तो आप उसमें मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आप मेरी क्लासेस को देखकर शानदार तरीके से अपने आप को तैयार कर लेंगे तो आप एक अच्छे टीचर भी बन पाएंगे। आप अपने से जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत शानदार तरीके से पढ़ा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बच्चों यहां पर आप देखिएगा कि मैंने यहां पर आपको रदरफोर्ड के रिगार्डिंग जितनी इंफॉर्मेशन मुझे लगता था कि आपके लिए सफिशिएंट है वो सब यहां पर मेंशन की है। इसके साथ साथ जो मैं आपको अपने हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें यहां पर सारी एक्सप्लेनेशन डालूंगा, तो वहां पे आप उसको राइट डाउन करने की भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको सब कुछ मिल जाएगा लिखा लिखाया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिर्फ इतना काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ आपकी स्क्रीन पर ये जो पट्टी आ रही है, इस पट्टी पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को उसको ज्वाइन करें ताकि आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाया करें। चलिए अब मैं मॉडल के रेस्पेक्ट में बात करता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी, अगर मैं यहां 2 नंबर का मतलब यहां पर रदरफोर्ड से ही था, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो इन्होंने कहा एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इन्होंने कहा कोई भी एटम 2 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस, एक तो न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक इसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब एक अंदर की तरफ जो न्यूक्लियस है वो, और एक इसके बाहर वाला पार्ट। आगे बात करें, न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज, मैंने यहां पर डायग्राम में दिखा दिया कि न्यूक्लियस जो है वो कैसा चार्ज का है भाई, पॉजिटिवली चार्ज का है। इट इज वेरी डेंस, ये बहुत ज्यादा डेंस है, इसीलिए जब अल्फा रेज यहां पर न्यूक्लियस के सामने आई तो बाउंस बैक कर गया, रिपीट वापस आ गया। एंड हार्ड, और हार्ड है, इट कंटेन्स ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। और इसी के अंदर, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखो बच्चों वहां पर मैंने आपको बता दिया बेसिक बात कि एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एनरोल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारी बातें। तो यहां पर इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, डेंस है, हार्ड है, और इसके साथ साथ जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसा आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। इस एटम के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वहां पर इलेक्ट्रॉन एनरोल कर रहा है, मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कोई भी वर्ड आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, कोई भी वर्ड आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम यहां पर आपका कवर हो जाता है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो इट इज वेरी सफिशिएंट टू अस, यहां पर हमारे लिए ये काफी सफिशिएंट हो जाता है, इससे एडिशनल आपसे नहीं पूछना चाहिए। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम यहां पर हो गया। अब आपको यहां पर एक बात पढ़नी है कि रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग यहां पर आप पढ़ेंगे मेरे साथ कि रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक क्या है। तो जल्दी से आप यहां पर एक काम कीजिए, आप सबसे पहले यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो भी आपको यहां पर आप पढ़ रहे हैं कि आपका कोई भी मिस ना हो जाए पॉइंट, आप इसको राइट डाउन तो कर ही रहते साथ साथ, लेकिन इसको मिस ना करें, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रब कर सकूं तो आपको आसानी से यहां पर समझ आ जाए।
ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं जी। देखो बच्चों, मेन टारगेट ये है कि आपको सारी बातें इजीली वे में समझ आनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे से जरूर पूछें। हम आपके लाइव सेशन क्लासेस भी लेंगे डाउट क्लासेस के रूप में, वहां पर आप हमारे से डायरेक्टली लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराया गया है वहां पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। कोई भी बात आपको सोचनी नहीं है कि ये सर ने क्यों नहीं बताई, ये मुझे पता होनी चाहिए थी। ऐसी कोई भी बात जो आपके ब्रेन को स्ट्राइक करती है आपको मुझे पूछ लेनी है, ताकि आपके ब्रेन के सारे चक्षु खुल जाए, आप बहुत मेहनत करें और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हों। यहां पर अगर मैं बात करूं तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या है, इसके क्या गलती कर गए, क्या कमी रह गई इनके मॉडल में, क्यों इनके मॉडल को सबसे ज्यादा अच्छा या सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोला गया है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये एक पॉजिटिव है जी, ये एक मतलब न्यूक्लियस है। और यहां अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो ये आप ऐसे देखिए, ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बताया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं भाई, है ना। कितने भी आप बना सकते हैं, कितने भी सर्कल आप यहां पर एक्सप्लेन करके यहां पर बना लीजिए। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन का एक कक्षक, ये एक अलग, ये अलग, है ना, और ये एक आपका अलग। मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर मार रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे पार्टिकल है भाई, वो है आपके नेगेटिव पार्टिकल। तो यहां आपने क्या सीखा कि ड्रॉबैक क्या है इसका। ड्रॉबैक ये रहा भाई कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने ये तो बता दिया कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन, वे इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जब ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, जब ये इसके चारों तरफ मूव करेंगे तो ये अपनी एनर्जी को लॉस क्यों कर देंगे। मतलब ये बोलता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जो जितनी दूर चला जाएगा, मतलब अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझाना चाहूं, मतलब ये हुआ 2881 अगर मैं यहां पर बोल दूं और एक साइड बोल दूं 281, दोनों के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की वैलेंसी सेम है। लेकिन फिर भी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में यहां एनर्जी की बात करूं तो 281 के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर सब शेल थोड़ा कम है। मतलब यहां KLM सीरीज रहेगी और वहां KLMN रहेगी। ये एक अरेंजमेंट इन्होंने बताया था। ये आगे मुझे पढ़ना है, बोरबरी के सिद्धांत मुझे पढ़ाना है, बोरबरी एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करना है, वहां पर ये बातें समझ आएंगी आपको सारी चीजें। लेकिन ये नहीं बता पाए कि जब इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो अपनी एनर्जी को क्यों लॉस कर रहा है। ये बात यहां पर रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक यही रहा कि इन्होंने ये नहीं बताया कि यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन मूव जो कर रहा है, ये जो रिवॉल्व कर रहा है, ये अपनी एनर्जी को लॉस क्यों कर रहा है। और इसके साथ साथ रदरफोर्ड मॉडल आपको ये भी नहीं बता पाया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों नहीं हो रहा, कोई एटम स्टेबल क्यों नहीं है, वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट क्यों करता है। ठीक है, तो क्या नहीं बता पाए, एक तो रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैन नॉट एक्सप्लेन। रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
और इसके साथ साथ आपको क्या नहीं बता पाए, स्टेबिलिटी। जी, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए कि स्टेबल क्यों नहीं है एटम, कोई एटम स्टेबल क्यों नहीं होता, इस बात को इन्हें एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम थी, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने यहां पर पढ़ा कि एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल क्या किसने एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, ये सारी बातें आपने यहां पर पढ़ी हैं। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है भाई, आज इसके साथ साथ मैंने जो पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि एटम निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना, एक वो वाले न्यूमेरिकल आपके साथ में यहां पर करूंगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको बोरबरी का मॉडल समझाऊं तो उससे पहले आपको रदरफोर्ड का मॉडल यहां पर अच्छे से प्रॉपर आना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आइसोटोप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर मैंने पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, यहां पर बस जल्दी से आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर एटॉमिक नंबर होता है, या जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, ऐसी बात हम बता के आए थे। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं। इसके बाद एक और बात आती है यहां पर एटॉमिक मास की। तो अगर मैं यहां एटॉमिक मास की बात करूं तो एटॉमिक मास को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला आपके पास ये था A = P+N, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर किसी एटम के जोड़ देंगे, आप ऐड कर देंगे, तो आपको उसका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूले दोनों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको यहां पर पढ़ाया था। आज यहां पर हमें क्या पढ़ना है, एक हेडिंग आता है भाई, आइसोटोप। आइसोटॉप्स, आइसो वर्ड आता है फॉर सेम, सेम के लिए, और टॉप्स वर्ड आता है एटॉमिक नंबर के लिए। मतलब एक ऐसा जो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कंसीडर करूं तो एक ऐसा जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उनको आप क्या कंसीडर करते हैं, उनको आप आइसोटोप बोलते हैं। तो आइसोटोप ऑफ द एटम आर सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। तो यहां अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आइसोटोप आर द सेम atomic number and different atomic mass, एक ऐसा जिसके अंदर एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम हैं, जबकि एटॉमिक मास जो है उनका वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हाइड्रोजन हैविंग 3 आइसोटॉप, हाइड्रोजन के अंदर 3 आइसोटॉप होते हैं। फर्स्ट वन इज 1H1, वन H2, और 1H3, 1H1, 1H2 और 1H3। यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, है ना। अगर मैं इनके नाम भी आपसे बताना चाहूं तो इसका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम।
तो यहां पर आपको ध्यान देना है बच्चों, यहां 3 आइसोटोप मैंने यहां पर आपको बताए हैं कि कौन कौन से आइसोटोप यहां पर आपको यहां पर मेंशन करने हैं। देखिए यहां पर इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि कार्बन के आइसोटोप क्या होते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल और आपको यहां पर बताऊं, इसको रब कर देते हैं भाई ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो कार्बन के आइसोटोप, एग्जांपल में ही एक और एग्जांपल लिख दीजिए, कार्बन हैविंग 2 आइसोटोप बेसिकली। C12 और ये 6C12 और 6C14। तो यहां पर अगर मैं बेसिकली आपसे बात करूं तो आपको ध्यान देना है भाई कि यहां पर बेसिकली आपके लिए मैं मेंशन करना चाहता हूं कि 6C12 और 6C14 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन। यहां पर आपको मेंशन करके चलना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपको बताए और कार्बन के 2 आइसोटोप मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। किसी किसी बुक में यहां पर आपको इस तरीके से भी मिल जाता है कि 6C12, 6C13 और 6C14, मतलब 3 आइसोटोप भी कंसीडर कर लेता है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो कोई इशू की बात नहीं है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि सर ने 2 बताए हैं वहां 3 लिखे तो उनका गलत है या मेरा गलत है, दोनों ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के भी आइसोटोप आप आगे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपसे कनेक्ट करना चाहूं तो आप देखिए भाई, ऑक्सीजन के आइसोटोप, फॉर एग्जांपल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आइसोटोप की बात करें तो जैसे एटॉमिक नंबर 8 है तो दैट इज O8O16, 8O17 और 8O18। तो यहां पर आप अगर ध्यान दें तो आपको ध्यान देना है भाई कि ऑक्सीजन के आइसोटोप भी आपको यहां पर मेंशन करने हैं। चलिए मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने ब्रेन में सेट कीजिए। क्लोरीन के मुझे आपको बताने हैं, CHOLERIN, क्लोरीन के आइसोटोप आपको मुझे बताने हैं। यहां बॉक्स में लिख दीजिए 2 होते हैं भाई। तो देखे जरा कौन बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक बनता है, कौन बच्चा यहां पर आंसर करेगा कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप होते हैं। जल्दी से मुझे फटाफट देखें कौन बच्चा जवाब देगा कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप हैं। यहां पर आप मुझे जवाब देंगे तो आपके लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। अब देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। जल्दी से मुझे बताओ भाई बच्चों कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप होते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, आप मुझे जल्दी से जवाब दें। आप मुझे बताएं कि जरा मुझे यह तो बताएं कि क्या क्लोरीन के आइसोटोप के बारे में आप जानते हैं। अब अगर मैं क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17Cl और एक मैंने एटॉमिक मास लिख दिया 35। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगला मैं यहां पर बोलूं तो 17Cl37। तो ये दोनों के दोनों आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए आज हमने अपनी वीडियो में क्या पढ़ा है, आज हमने इस लेक्चर में आपसे पढ़ाया कि एटॉमिक मॉडल क्या है। सबसे पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बताया, इसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बताया, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए, डायग्रामेटिकली व्यू से आपको समझाया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। और इसके साथ साथ हमने यहां पर आइसोटोप आज स्टडी कर लिया है। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली अगर पोलोटेक्निक के रिगार्डिंग में बात करूं तो लगभग अगर रदरफोर्ड का मॉडल आ गया तो 5 मार्क्स प्रॉब्लम आएगी।
5 नंबर वहां कवर हो जाते हैं। 2 नंबर में आइसोटोप वाला बहुत बार पूछा जाता है, तो 7 नंबर की प्रॉब्लम्स आज हमने यहां पर कंप्लीट की है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। प्लीज आप ये वाला सारी चीजें याद करके आए, ताकि आपको बोरबरी का जो अरेंजमेंट है वो आपको समझ आए, आपको बोहर एक्सपेरिमेंट समझ आए, बोहर का कॉन्सेप्ट समझ आए, और आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत शानदार तरीके से कवर कर सकें। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल दोबारा से अगली क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,